Hello everyone, my name is Bhagyashree and today we are going to write our first C program which is the Hello World program. अब जब भी हम लोग C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h से, ठीक है। अब ये कोड की फर्स्ट लाइन होती है। अब इसका मतलब क्या है तो पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। अब हैश इंक्लूड stdio.h जो है ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हर एक पार्ट का मतलब हम लोग समझते हैं कि कौन सी चीज हम किस काम के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब हैश सिंबल जो है, तो हैश सिंबल क्या है, तो ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, ठीक है। अब जब भी हम कोई लाइन के आगे हैश मेंशन करते हैं तो वो लाइन पहले प्रोसेस करती है। अब पहले प्रोसेस करने का मतलब है कि बिफोर कंपाइलेशन वो प्रोसेस करती है, ठीक है। अब इंक्लूड सेकंड हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, इंक्लूड। तो इंक्लूड क्या काम करता है, तो ये जो ब्रैकेट में हेडर फाइल लिखी है इस फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करने का काम करता है। मतलब हैश इंक्लूड जो है, तो हैश इंक्लूड कंप्लीट ये क्या है, इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और हैश इंक्लूड stdio.h ये जो कंप्लीट है इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंक्लूड क्या काम करता है, तो इंक्लूड इस हेडर फाइल को हमारे सोर्स फाइल में इंक्लूड करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फाइल इंक्लूड हो रही है, ये जो हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमें सी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है कि ये जो फाइल है, ये जो हेडर फाइल है, ये इंक्लूड होगी बिफोर कंपाइलेशन। कहाँ पर इंक्लूड होगी, हमारी सोर्स फाइल में इंक्लूड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हेडर फाइल है इसमें क्या है जो इसकी वजह से हम इसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो stdio.h रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को, ठीक है। तो और .h एक्सटेंशन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर stdio.h हम क्या बोल रहे हैं, किसे स्टैंड कर रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को। तो इनपुट आउटपुट की जो प्रोसेस हम हमारे प्रोग्राम में करने वाले हैं, यानी यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं या यूजर को कोई आउटपुट शो कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो करने वाले हैं, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। यानी ऐसे फंक्शंस जो कि सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो वो फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो वो फंक्शंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस हेडर फाइल में क्या प्रेजेंट होता है, तो इस हेडर फाइल में प्रेजेंट होते हैं फंक्शंस के डिक्लेरेशंस, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उसका डेफिनेशंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस फाइल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फंक्शन के डिक्लेरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। अब देखो, जब भी सी लैंग्वेज में हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके तीन पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, ठीक है। चाहे हम यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करें या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करें, हमेशा सी लैंग्वेज में जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो वहां पर ये तीनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन की। फंक्शन का डिक्लेरेशन मतलब क्या, तो इसे प्रोटोटाइप भी बोला जाता है या फंक्शन का सिंटैक्स भी बोला जाता है। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन का डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये बताएगा कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन किस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स मतलब फंक्शन किन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है।
देन सेकंड होता है फंक्शन का डेफिनेशन। अब फंक्शन का डेफिनेशन मतलब वो मेन कोड जहां पर हमने ये बताया है कि फंक्शन को क्या काम करना है, यानी कि क्या फंक्शन को एडिशन करना है, क्या सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो प्रोसेस जहां मेंशन होती है उसे हम बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। देन थर्ड पार्ट होता है कॉलिंग। मतलब अगर हमें इस डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करवाना है, हम चाहते हैं कि डेफिनेशन में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है। आफ्टर कॉलिंग ही ये कोड एग्जीक्यूट होता है। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि मैंने एक फन नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हमें जो भी प्रोसेस लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है तो वो कोड मैं यहाँ पर लिखूंगी, या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कोड मैं यहाँ लिखूंगी, या मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो वो कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो कोई भी कोड अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इसका डेफिनेशन। मतलब ये जो मेन कोड है जहां पर हमने वो प्रोसेस लिखी है कि फंक्शन को क्या काम करना है, वो चीज कहलाती है फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है ये कहलाता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। जहां पर हमने लिखा है कि फंक्शन का नाम क्या है, तो फंक्शन का नाम है फन। फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं। तो अगर फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो हम लिखते हैं वॉइड। फंक्शन कोई वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो एम्प्टी पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिंटैक्स है ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन, जो कि 3 चीजें बता रहा है। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन किस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और फंक्शन क्या वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो मेन कोड है जहां पर हमने पूरा प्रोसेस लिखा है वो कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो है ये स्टेटमेंट कहलाता है कॉलिंग। मतलब जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज हमने 2 नंबर्स का एडिशन का कोड लिखा है, तो ये कोड जब हमें चलाना होता है तो हमें क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है। तो जब भी हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तब भी हमें ये सारे पार्ट्स मेंशन करने होते हैं, और जब हम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो वहां पर भी ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फंक्शन का डेफिनेशन प्रेजेंट होता है, डिक्लेरेशन प्रेजेंट होता है, और उसका कॉलिंग करते हैं तब वो डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर होगा कि डिक्लेरेशन क्या चीज है, डेफिनेशन क्या चीज है, और कॉलिंग क्या चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं वापस से हमारी प्रोसेस पे। तो अब हम यहाँ पर stdio जो .h हेडर फाइल है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के डिक्लेरेशन प्रेजेंट है। मतलब जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शन से उन फंक्शंस के डिक्लेरेशंस कहां पर प्रेजेंट है, इस .h हेडर फाइल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक पार्ट तो हो गया डिक्लेरेशन। अब सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कहां प्रेजेंट होती है, तो डेफिनेशन प्रेजेंट होती है लाइब्रेरी फाइल में। ठीक है, हेडर फाइल में सिर्फ क्या है, डिक्लेरेशन, और फंक्शन की डेफिनेशंस कहां पर प्रेजेंट होती है, लाइब्रेरी फाइल में। और लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .lib। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .h एक्सटेंशन है, वैसे ही लाइब्रेरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .lib। अब अगर आपने देखा हो कोई सी का प्रोग्राम तो उसमें कोई भी हम .lib फाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर हम .lib फाइल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो फिर इनबिल्ट फंक्शंस जो है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड उनका डेफिनेशन हमें कैसे मिलता है, तो उसके लिए लिंकिंग प्रोसेस होता है। मतलब लिंकर क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल है उसे ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम में क्या कर देता है, इंक्लूड करता है। मतलब हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं .h फाइल को, तो .h फाइल से हमें मिलते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन। देन लिंकर क्या काम करता है, लिंकर जो लाइब्रेरी फाइल है उसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। मतलब लाइब्रेरी फाइल को हमें एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है, लिंकर के थ्रू वो हम ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो हेडर फाइल से हमें मिला फंक्शन का डिक्लेरेशन, लाइब्रेरी फाइल से हमें क्या मिलता है, फंक्शन का डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट्स की।
अब अगर हम लोग किसी फाइल का नेम एंगुलर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं तो कंपाइलर उस फाइल को सर्च करता है सिस्टम डायरेक्टरी में, देन फिर सिस्टम डायरेक्टरी से उस फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। अब ये नेसेसरी नहीं है कि हम लोग हमेशा फाइल का नेम एंगुलर ब्रैकेट में ही मेंशन करें, हम हेडर फाइल का नेम डबल कोड में भी मेंशन कर सकते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग किसी फाइल का नेम डबल कोड में मेंशन करते हैं तो उस केस में कंपाइलर उस फाइल को सर्च करता है करंट डायरेक्टरी में। मतलब अगर फाइल का नेम एंगुलर ब्रैकेट में है तो वो फाइल सर्च होगी सिस्टम डायरेक्टरी में। अगर फाइल का नेम डबल कोड में है तो कंपाइलर उस फाइल को सर्च करेगा पहले करंट डायरेक्टरी में। अगर करंट डायरेक्टरी में वो फाइल नहीं मिलता है देन फिर वो सर्च करेगा उस फाइल को सिस्टम डायरेक्टरी में। देन सिस्टम डायरेक्टरी में फाइल मिलने के बाद उस फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा फाइल स्टैंडर्ड है तो उसे एंगुलर ब्रैकेट में ही मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फाइल स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली वो फाइल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में प्रेजेंट होगा। और अगर स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में प्रेजेंट है तो फिर उस फाइल को करंट डायरेक्टरी में सर्च करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसके लिए हम फाइल का नेम डायरेक्टली काय में मेंशन करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट में, ताकि कंपाइलर उसे डायरेक्टली स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में और सिस्टम डायरेक्टरी में ही सर्च करे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अगर कोई स्टैंडर्ड फाइल है तो वो हमने एंगुलर ब्रैकेट में दे दिया। बट अगर सपोज करो कि हमने कोई यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बनाया है तो वो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल जो होता है तो वो कहाँ पर बनता है? तो वो करंट डायरेक्टरी में बनता है। सपोज करो कि हम हमारा खुद का कोई एक यूजर डिफाइंड फाइल बना रहे, तो वो फाइल कहाँ पर बनेगा? करंट डायरेक्टरी में बनेगा। तो फाइल कहाँ पर सर्च होना चाहिए? करंट डायरेक्टरी में सर्च होना चाहिए। इसलिए हम उस फाइल का नेम कहाँ पर मेंशन करते हैं? डबल कोड में मेंशन करते हैं। क्योंकि डबल कोड में मेंशन की हुई फाइल दोनों डायरेक्टरीज में चेक होती है। पहले यूजर डिफाइंड डायरेक्टरी में यानी कि करंट डायरेक्टरी में सर्च होती है, देन फिर वो चेक होती है सिस्टम डायरेक्टरी में। बट अगर हम एंगुलर ब्रैकेट देते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट में फाइल सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में यानी कि सिस्टम डायरेक्टरी में ही चेक किया जाता है, यूजर डिफाइंड डायरेक्टरी में उसे सर्च नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूजर डिफाइंड जो हेडर फाइल हम बनाते हैं उसका नेम हमेशा मेंशन करना होता है डबल कोड में। बट अगर कोई स्टैंडर्ड फाइल है तो स्टैंडर्ड फाइल का नेम हम एंगुलर ब्रैकेट में भी दे सकते हैं और डबल कोड में भी दे सकते हैं। बट प्रॉपर वे ये है कि हम उस फाइल का नेम एंगुलर ब्रैकेट में मेंशन करें ताकि कंपाइलर उसे डायरेक्टली स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में ही सर्च करे। ठीक है, अभी जो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसका कंक्लूजन ये है कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या करता है? बिफोर कंपाइलेशन इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। ठीक है, और ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना नेसेसरी क्यों होती है? क्योंकि इस हेडर फाइल में जितने भी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस है उनके डिक्लेरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब हम इनबिल्ट फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमें उसके डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होंगे। तो वो डिक्लेरेशन हमें कहाँ से मिलेंगे? इस हेडर फाइल से मिलेंगे। देन उन फंक्शंस का डेफिनेशन हमें कहाँ से मिलेगा? तो उन फंक्शंस का डेफिनेशन हमें मिलेगा लाइब्रेरी फाइल से, जो कि लिंकर के थ्रू हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होगा। देन अगर हम बात करें इनबिल्ट फंक्शंस के कॉलिंग की तो वो कॉलिंग हम लोग खुद करेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हेडर फाइल है ये बिफोर कंपाइलेशन ही क्यों इंक्लूड किया जाता है? एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन या एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये फाइल को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसा इसके लिए बनाया गया है क्योंकि जब हमारा कोड कंपाइल होता है तो कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइलर सिंटैक्स चेक करता है हमारे प्रोग्राम की कि हमने जो सिंटैक्स लिखे है वो करेक्ट है या नहीं है। तो जब हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में तो कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइलर इस हेडर फाइल के सिंटैक्सेस और हमने जो सिंटैक्स लिखे हैं वो सिंटैक्सेस कंपेयर करेगा। अगर हेडर फाइल में लिखे हुए प्रोटोटाइप और हमने लिखे हुए जो सिंटैक्स है वो मैच होते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है। तो इसके लिए हमें ये जो हेडर फाइल है इसे बिफोर कंपाइलेशन ही इंक्लूड करना होता है। यानी कि ये प्रोसेस ही एक्चुअली सी ने ऐसा बनाया है कि जब भी कोई हेडर फाइल इंक्लूड होगा तो वो बिफोर कंपाइलेशन इंक्लूड होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन हम लोग जो मेंशन करते हैं वो मेंशन करते हैं इंट मेन। एक्चुअली इसे
वॉइड मेन भी लिखा जाता है, बट कुछ कंपाइलर वॉइड मेन के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें इंट मेन लिखना होता है। ठीक है, तो ये इंट क्या है, तो ये एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप के बारे में हम फ्यूचर में जब फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डीप में डिस्कशन करेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है, इसे लिखना क्यों ज़रूरी होता है, या इस किस केस में इसमें इंट लिखना होता है, किस केस में वॉइड लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग तब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि ये क्या है, ये फंक्शन का एक रिटर्न टाइप है। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन का। मतलब जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। इसलिए ये फंक्शन जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसे हमेशा हमें हमारे प्रोग्राम में मेंशन करना होता है। अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए हमेशा हमें मेन फंक्शन मेंशन करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेन फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है। कैसा फंक्शन मतलब क्या ये प्री डिफाइंड फंक्शन है या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेन फंक्शन की, तो मेन फंक्शन ना ही कंप्लीटली प्री डिफाइंड है और ना ही कंप्लीटली यूजर डिफाइंड है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिक्लेयर्ड एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब स्टैंडर्ड डिक्लेयर मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि फंक्शन सी में अगर हम बात करते हैं फंक्शन की तो उसके 3 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो मेन फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो स्टैंडर्ड है, यानी प्री डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए हम मेन फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके डिक्लेरेशन में इसका नाम मेन मेंशन किया गया है, इसलिए हमेशा हमें मेन फंक्शन का नाम मेन ही देना होता है, हम इसे कोई और नेम असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिक्लेरेशन होता है वो स्टैंडर्ड होता है। बट अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसको डिफाइन कौन करता है, यूजर। मतलब जो भी यूजर मेन फंक्शन मेंशन करता है वो यूजर इसे डिफाइन करता है कि यहाँ पर क्या प्रोसेस लिखनी है, मतलब मेन फंक्शन से क्या काम करवाना है, क्या इसमें 2 नंबर के एडिशन का कोड लिखना है या हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है या फिर सब्ट्रैक्शन का कोड लिखना है, तो वो यूजर डिसाइड करता है। तो इसको डिफाइन कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है, और इसका डिक्लेरेशन कैसा है, स्टैंडर्ड है, इसलिए मेन फंक्शन को बोला जाता है स्टैंडर्ड डिक्लेयर्ड एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कॉलिंग की, कि मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है, क्योंकि जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कंपाइलर उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब मेन फंक्शन की कॉलिंग जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, यानी मेन फंक्शन को डायरेक्टली कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, देन कर्सर इस फंक्शन के अंदर आता है और यहाँ पर जो भी कोड हमने लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलो अब हमारा टास्क क्या है कि हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो कंसोल पे हमें जब भी कोई चीज प्रिंट करना होती है, चाहे आउटपुट प्रिंट करना हो, चाहे कोई मैसेज प्रिंट करना हो, चाहे हमें हमारा नाम प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए फंक्शंस यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस यूज करेंगे, तो बस वही इनबिल्ट फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रिंटफ फंक्शन। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम डबल कोड में जो भी चीज मेंशन करते हैं वो एज इट इज कंसोल पे प्रिंट होती है, स्पेसिफायर और स्लैश एन को छोड़ के। ठीक है, तो अब हमें कंसोल पे प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये एज इट इज जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ये कंसोल पे प्रिंट होगा। एच कैपिटल है तो कैपिटल, रिमेनिंग स्मॉल है तो स्मॉल, जैसा हम मेंशन करते हैं वैसे ही ये प्रिंट होगा। देन इसके बाद हम मेंशन कर देंगे सेमीकोलन। तो अब ये जो प्रोसेस हमने लिखा है ये क्या है, प्रिंटफ फंक्शन की कॉलिंग। जैसे हमने पढ़ा कि stdio में क्या है, stdio में जो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शन है उनके डिक्लेरेशन से।
ठीक है। लाइब्रेरी फाइल में क्या है, इन इनबिल्ट फंक्शंस का डेफिनेशन है, ठीक है। और कॉलिंग कौन करता है, तो यूजर करता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया है। अब जैसे ही हम कॉल करेंगे तो फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है वो कॉल होगा, और ये जो मैसेज हमने डबल कोड में दिया है, ये मैसेज कंसोल पे एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को रन करेंगे, बट रन करने के पहले एक और लाइन हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 किस केस में हमें लिखना पड़ता है, अगर हमने यहाँ पर लिखा है इंट मेन, तो इंट मेन लिखा है तो प्रोग्राम में मेन फंक्शन की लास्ट लाइन हमें लिखनी पड़ती है रिटर्न 0। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड मेन, जैसे कि किसी केस में वॉइड मेन सपोर्ट करता है किसी के कंपाइलर में, तो उस केस में फिर हमें रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया, देन अभी इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। इसको अपन फिर से एक बार चलाते हैं, एक्चुअली ये पुराना कोड भी आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेश इसमें अपन इसको चलाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये रिजल्ट क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ये काम करेगा। आई होप कि सभी को ये फर्स्ट प्रोग्राम क्लियर होगा। इन केस किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।